9 मुकदमे होने के बाद भी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का क्रेज युवाओं के बीच कम होता दिखाई दे नहीं रहा। बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरह से धमाकेदार एंट्री बॉबी ने की थी वो लाजवाब थी, मगर हार के बाद राजनीतिक पंडित मान बैठे थे कि बॉबी अब खड़े हो नहीं पाएंगे, मगर ये गलत साबित हुआ। वो न केवल खड़े हो पूरे प्रदेश में घूमना जारी रखे हुए हैं, बल्कि राजनेताओं की आंख की किरकिरी भी बनते जा रहे हैं। जिन्होंने बॉबी को फूका हुआ कारतूस मान लिया था, वो अब मानने को मजबूर हो चले हैं कि इस कारतूस में बारूद अभी काफी बाकी है। बॉबी पवार अब सिर्फ बेरोजगारों की आवाज ही नहीं रह गए, बल्कि इस प्रदेश के राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी चिंता बनते जा रहे हैं। जिस तरह से बॉबी अपनी युवाओं की टीम के साथ भ्रष्टाचार को लेकर धागे खोल रहे हैं, उससे कई पार्टियों और नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं। रात के अंधेरे में बेरोजगार युवाओं के बीच पुलिस की लाठियां खाने वाले एक बेरोजगार को प्रदेश के ही युवाओं ने एक आवाज में तब्दील कर दिया। यह भी कह सकते हैं कि प्रदेश की एक मुखर आवाज बना दिया। बॉबी अब न केवल बेरोजगारों के मुद्दे पर, बल्कि अब हर उस चीज को जनता के सामने ला रहे हैं जो चीजें अक्सर आम जनता की नजरों से दूर रहा करती थीं। कुल जमात बॉबी अब नेताओं की कलही खोलने का काम करने में जुट गए हैं। इस प्रदेश की जनता को अगर अपने किसी काम से सचिवालय जाना पड़े तो उसको कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन सरकार का करीबी कभी भी बेरोक टोक सचिवालय जा सकता है, आ सकता है। इसको लेकर भी बॉबी पवार ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाया है। बॉबी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री आवास से लेकर सचिवालय तक इन लोगों की एंट्री कैसे है। बॉबी पवार ने एक नाम का जिक्र करते हुए कहा है कि हिमाचल पुलिस ने विश्वास डोभाल नाम के एक भाजपा नेता को जांच के लिए बुलावा भेजा है, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद विधायकों के उत्तराखंड में ठहरने के मामले में हिमाचल पुलिस ने भाजपा पदाधिकारी विश्वास डोभाल को जांच के लिए तलब किया, लेकिन वो जांच में शामिल हुए नहीं। बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार ने सवाल उठाते हुए लिखा है कि विश्वास डोभाल किस हैसियत से मुख्यमंत्री आवास से लेकर सचिवालय में घूमते हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री के ओएसडी, पीआरओ सलाहकार और कोऑर्डिनेटर रहे दर्जनों लोग बिना नियुक्ति के मुख्यमंत्री आवास या उनके कार्यालय में कैसे बैठे रहते हैं? किस नियम के तहत इनको टैक्स पेयर के पैसों से गाड़ियां मुहैया कराई गई हैं? उन्होंने लिखा है कि जब इन लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है तो फिर इन लोगों को क्यों रखा गया है? इसकी जांच की भी मांग उन्होंने की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर बॉबी के आरोप जरा भी सही हैं तो ऐसे तमाम लोग मुख्यमंत्री के साथ क्यों हैं और क्या दर्शाते हैं? क्या ये सब लोग किसी खेल का हिस्सा हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो सरकार को आगे आकर बॉबी के सवालों का जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? बॉबी पवार ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट से एक बड़ा खुलासा भी किया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री धामी ने कई विभागों में अधिकारियों के नाम पर वसूली एजेंट रखे हुए हैं। साथ ही दावा किया है जल्द तथ्यों के साथ उनके काले कारनामों को जनता के सामने लाया जाएगा। ये बात अगर बॉबी पवार साबित करने में कामयाब हो पाए तो धामी सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा हो जाएगा। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा विभाग में ऐसे अपर निदेशक को माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया गया है जिस पर भ्रष्टाचार के 3 से 4 आरोप सिद्ध हुए हैं। इसके अलावा आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग में कुछ आला अधिकारी वसूली एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। बॉबी पवार का कहना है कि आरोप सिद्ध होने के बावजूद महावीर सिंह बिष्ट को माध्यमिक शिक्षा का निदेशक बनाकर प्रोन्नत किया गया है। उन्होंने बीआरपी और सीआरपी के 955 पदों को भरने के लिए एक बाहरी कंपनी का जिक्र करते हुए कहा कि इन पदों को भरने के लिए बाहर की आउटसोर्सिंग कंपनी का चयन किया गया है, लेकिन यह कंपनी मानक पूरे नहीं करती है। उत्तराखंड की एक कंपनी जो मानक पूरे करती है उस कंपनी को बाहर कर दिया गया है। कंपनी मामले को हाई कोर्ट में ले गई। इस हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी चयन को गलत करार दिया है। उसके बावजूद अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में जो कंपनी खुद में मानक पूरे नहीं कर रही है उससे एक पारदर्शी तरीके से युवाओं के चयन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बॉबी पवार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भ्रष्ट अधिकारी अपने पुराने तरीके से कामकाज करते रहेंगे तो बेरोजगार संघ जो अभी तक युवाओं के हितों की लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ रहा था उस रणनीति को बदलते हुए बेरोजगार संघ भ्रष्ट अधिकारियों को अपने तरीके से जवाब देगा। कि आगे कदम क्या, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम यहाँ व्यवस्थाओं को ठीक करने में लड़ रहे हैं। तो जो जो मुद्दे आएंगे उसमें लड़ेंगे
और ये जरूर है कि 6-7 वर्षों से जो लोकतांत्रिक तरीके से जो चीजें चल रही है, जो लड़ रहे हैं, उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। हम लोग बड़ी मेहनत से बड़ी परेशानियां चुनौतियां लेकर हम इतने साक्ष्य इकट्ठे करते हैं, उन साक्ष्यों को इन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन जिम्मेदार मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, और ये लोग उसी को खा जाते हैं, उसी को दबा जाते हैं। तो अगर इस प्रकार के हाल रहे तो हमारा एक अपना एक नियम रहेगा कि जिस अधिकारी का जो करप्शन है, जिस अधिकारी की जो गलती है, उसे 1 से 2 बार अवगत करवाया जाएगा, गलती हुई है, ठीक कर दीजिए। जो ठीक नहीं करेगा उसके साथ तो उस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, अपना रास्ता बदला जाएगा, उसके मुंह भी काले किए जाएंगे, जरूरत पड़ी हाथ टांगे भी तोड़ी जाएगी, जरूरत पड़ी जनता के बीच में खींचकर भी मारा जाएगा। सीधी सी ये बात है। चुनावी बैठकों का मुख्यमंत्री सरकारी आवास में होना भी सवालों के घेरे में है। बॉबी ने सवाल उठाया है कि सरकारी आवास किस तरह से चुनावी अड्डा बन गया है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जनता की कमाई किस तरह से पार्टी प्रचार में खर्च की जा रही है। देहरादून में हुए रवि बोडोला हत्याकांड में जिस तरह से बॉबी ने सड़क पर प्रदर्शन कर सरकार से सवाल किए हैं, वो बता रहा है कि सरकार ने एक बेरोजगार युवा जो सिर्फ परीक्षा धांधलियों के खिलाफ जांच की मांग कर रहा था, उन युवा पर लाठी चलाकर उनके ऊपर मुकदमा लादकर खुद अपने लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। इतना ही नहीं, बॉबी पवार कांग्रेस नेता और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह पर भी हमलावर हैं। प्रीतम सिंह भी आजकल लगातार अपनी विधानसभा में दौरे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह प्रीतम सिंह की विधानसभा में बॉबी पवार ने कांग्रेस को बुरी तरह पछाड़ा, उससे प्रीतम सिंह की जड़ें हिलती दिखाई दे रही हैं। यही कारण है कि अब वो भी सीधा हमला बॉबी पर कर रहे हैं और बॉबी भी अपने ही अंदाज से उनको जवाब भी दे रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि बॉबी ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, उससे दोनों ही पार्टी के नेता मिलकर रणनीति बना बॉबी पर हमला करने में लगे हैं। शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि बॉबी कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ सकते हैं, मगर अब हो रहे घटनाक्रम से यह बयां कर रहा है कि बॉबी को अपनी लड़ाई इस प्रदेश में तो अकेले ही लड़नी होगी। कुल मिलाकर बॉबी पवार धीरे धीरे एक मजबूत आवाज के तौर पर प्रदेश में तेजी से उभर रहे हैं। जिस तरह से वो लगातार सरकार की कलई खोल रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस के सामने बॉबी पवार और उनसे जुड़े युवा एक मजबूत चुनौती होंगे, जिनसे पार पाना इतना आसान दोनों दलों के लिए तो है नहीं। 2027 में अगर बॉबी पवार और कुछ सीटें जीतकर कुछ युवा विधानसभा पहुंच जाते हैं तो यकीन मानकर चलिए उत्तराखंड की विधानसभा एक नए रंग में रंगी दिखाई दे सकती है। जिन आवाजों को दोनों दलों ने सुनने से इनकार कर दिया था, उनके सवाल विधानसभा में गूंजते सुनाई दे सकते हैं। बहरहाल बॉबी को अब हल्के में लेने की भूल न बीजेपी कर रही है और न कांग्रेस। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।